अंतर्गत इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हमने पॉपुलेशन इंक्रीज यानी जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ा। फिर नगरीकरण, नगरीकरण के बाद औद्योगिकरण हो चुका है। ट्रांसपोर्टेशन मेरे हिसाब से बाकी है, ठीक है। पेस्टिसाइड्स हो चुका है, वार हो चुका है। फिर है इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस। इन्वायरमेंट पोल्यूशंस में आपके सबसे पहले वायु प्रदूषण है, फिर आपका जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इन सभी को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में ये डिस्कस रहेगा, ठीक है। ये 3rd यूनिट के हैं। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद हम बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4, क्योंकि यूनिट नंबर 4 में भी हम काफी टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत 4th यूनिट में हमने ओजोन डिप्लेशन, ओजोन क्षरण को पढ़ लिया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद अल नीनो भी कंप्लीट हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग भी कंप्लीट हो चुका है, अम्ल वर्षा कंप्लीट हो चुका है, बाढ़ और सूखा ये बाकी है, वल्केनो एंड अर्थक्वेक ये कंप्लीट हो चुके हैं, भूमिस्खलन जिसे लैंडस्लाइडिंग कहते हैं ये शायद होना है, लैंडस्लाइडिंग ये नहीं हुआ है, कोलैप्स ऑफ बिग डैम्स ये भी नहीं हुआ है। फिर है हेल्थ हैजार्ड्स, प्राकृतिक या स्वास्थ्य प्रकोप और ऊर्जा संकट, ये हमारे बाकी रहे। तो हमारे 4th यूनिट में भी बहुत कम टॉपिक रहे हैं, यानी 1 2 3 4 टॉपिक तो हमारी 4th यूनिट में रहे हैं, और 3rd यूनिट में हम पढ़ेंगे ये 4 टॉपिक। तो 4 और 4 दोनों टॉपिक को अगर हम पूरा कर लेंगे तो हमारी 3 और 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण क्या होता है या क्या कारण है, इसके बारे में लगभग बेसिक्स जो होते हैं वो सभी लगभग आप 3rd ईयर के अंदर आ चुके हैं। तो 3rd ईयर वालों को लगभग पता होता है कि एयर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन के कारण क्या है, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं और किस प्रकार से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो आज हम इस जो क्लास है उस क्लास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले उद्देश्य प्रस्तावना, वायु प्रदूषण क्या होता है, क्या परिभाषा है, वायुमंडल में प्रदूषण फैलाने वाले जो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बहुत मुख्य रूप से प्रदूषक कौन कौन से हैं। तो वायुमंडलीय घटक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जैसे कि वायुमंडल का जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन, कंपोजिशन का अर्थ हो गया कि वायुमंडल के अंतर्गत कौन कौन सी गैसेज पाई जाती है और इन गैसेज का जो परसेंटेज है वो कितना पाया जाता है, कितनी मात्रा में कौन कौन सी गैस पाई जाती है। जैसे कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है, सेकेंडरी नंबर पर आपका ऑक्सीजन है, 3rd नंबर पर ऑर्गन है, 4th नंबर पर आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये उसका स्ट्रक्चर रह जाएगा। फिर उसके बाद कौन कौन से वायु प्रदूषक, यानी वायु की हेल्थ बढ़िया है या खराब है, ये डिपेंड करता है कि उसके अंतर्गत जो पोल्यूटेंट जो है वो कितने हैं। पोल्यूटेंट का अर्थ होता है कि उसके अंतर्गत जो उसकी जो विशेषताएं हैं उस विशेषताओं को कम करने वाले तत्व कौन कौन से, या फिर हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रदूषक की एक परिभाषा पूरी पूरी आपके सामने आएगी। अभी प्रदूषक को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे कि दूध है, दूध के अंतर्गत हमने पानी डाल दिया तो वो कह सकते हैं इम्प्योर हो गया, उसकी प्योरिटी वहां पर थोड़ी सी खत्म हो सकती है या फिर वह शुद्ध दूध नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार से वो प्रदूषक कितने प्रकार के हैं, तो अलग अलग बेसिस पर हम उसका डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कौन कौन से, फिर उसके प्रभाव क्या है, प्रभाव के बाद हम बात करेंगे उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इसके बारे में प्रस्तावना तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हम पृथ्वी पर जितने भी जो प्राणी रहते हैं या समुदाय रहते हैं उनके लिए जो वायु है वह जीवनदायिनी है, यानी वायु के अभाव में न तो पेड़ पौधे जीवित रह सकते हैं और न ही वायु के अभाव में कोई जीव जो है वह जीवित रह सकता है। यानी हमारे लिए वायु है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो वायु एक जीवनदायी तत्व है। शुद्ध वायु जो होती है वह स्वस्थ जीवन का आधार है, यानी अगर हम स्वस्थ हैं तो उसके पीछे ये कारण क्या है कि हम शुद्ध वायु को ग्रहण करते हैं। अगर हम शुद्ध वायु को ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो कहीं न कहीं हमारे अंदर हेल्थ इश्यूज आएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हवा का शुद्ध होना भी काफी इंपॉर्टेंट
माना जाता है। तो पृथ्वी पर जीवन इस वायुमंडल के कारण ही संभव हो सका है। वायु के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, ये हमें पता है। एक व्यक्ति यानी एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है वह दिन में लगभग 22,000 बार सांस लेता है और लगभग 12 से 16 किलोग्राम वायु का सेवन करता है। अब वो कौन सी वायु का सेवन करता है तो हम सबको पता है। और आज की जो सिचुएशन है कोविड-19 की, उस समय में जो ऑक्सीजन है वो कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है हमारे लिए, वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। यानी वायुमंडल के अंतर्गत एक सूक्ष्म मात्रा में पाई जाने वाली 21% जो गैस की मात्रा है वह हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, उसको हम आज समझ पा रहे हैं कि आज जो वो हवा जो फ्री में मिल रही थी, उसे हम खरीद नहीं पा रहे हैं। हमारे पास पैसा है, हमारे पास तकनीकी है, लेकिन उस प्राकृतिक वस्तु को खरीदना हमारे लिए महत्वपूर्ण दुष्कर हो चुका है। इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि आने वाले समय में यही स्थिति हमारे साथ पानी की भी हो सकती है। तो लगभग हम दिन भर में 12 से 16 किलोग्राम वायु का सेवन कर लेते हैं और बदले में क्या देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। अब इस वायु के अंतर्गत निहित जो ऑक्सीजन होता है वह हमारे रुधिर संचार को बनाए रखता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारा जो ब्लड है और ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारे शरीर के अंतर्गत रक्त की जो वाहिकाएं हैं वो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो नहीं कर पाएगी, इसलिए हमारे लिए ऑक्सीजन काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन नहीं है तो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया इसका मतलब हो गया हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। इसमें कुछ गैसें होती हैं, कुछ जल वाष्प भी होता है, कुछ एरोसॉल्स या धूल के कण या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। और इन सब से बनता है हमारा वायुमंडल। यानी वायुमंडल का जो निर्धारण होता है वो इस प्रकार से होता है। और इसी वायुमंडल से हमें ये जीवनदायिनी गैसें प्राप्त होती है, जिसमें ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण योगदान है जीव के लिए। वायुमंडल में जितनी भी जो गैसें पाई जाती है उसकी एक निश्चित मात्रा और एक अनुपात होता है, यानी उसका एक वॉल्यूम जो होता है वो एक निश्चित रहता है। जैसे कि हमने कहा कि 78% जो है नाइट्रोजन है, 21% 20.94 जो एक्चुअल डेटा है उसके आधार पर, यानी 78 और 21 करके अगर दोनों को अगर हम जोड़े तो लगभग ये 99 तो हो जाता है। और बाकी का 99 के बाद जो रेस्ट 1% है उसमें ऑर्गन जो आपका 0.93, तो 0.93 यानी 91.93 में ऑर्गन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आ गए। बाकी जो बचा 0.03 आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सभी गैसें जो है वह वायुमंडल में बनाई जाती है और उनका अनुपात जो है वो बराबर बना रहता है। अब ये अनुपात कौन बनाता है? तो स्वनियंत्रण, यानी जो इन्वायरमेंट है, जो प्रकृति है, वो इनके मात्रा को बनाए रखती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जो परिवर्तनशील है, मनुष्य अपने जो कार्य करता है उन कार्यों से इसकी जो मात्रा है वह वायुमंडल में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ऑक्सीजन तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा वायुमंडल में कम हो तो मनुष्य के लिए काफी बढ़िया रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा 0.03 है तब तक तो ठीक है, लेकिन इसकी जो मात्रा है बढ़ जाएगी या इसका अनुपात बढ़ जाएगा तो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। बढ़ जाएगा तब नुकसानदायक होगा इतना ही नहीं, ये अगर घट भी जाती है तो भी हमारे लिए नुकसानदायक होती है। अब इसकी जो मात्रा है घटेगी या बढ़ेगी वो डिपेंड करता है प्रकृति पर। तो प्रकृति क्या करती है, इसको अपने आप उसको कंट्रोल करती है और अपने आप इसको शुद्ध करती है, यानी वह उसकी प्योरिटी को बनाए रखती है और उसकी मात्रा को भी बढ़ाए रखती है। लेकिन जब वायुमंडल में बाहरी स्रोतों का अर्थ हो गया मनुष्य या मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यकलाप के द्वारा अवांछनीय तथ्य, अवांछनीय का अर्थ हो गया है कि जिसकी जरूरत नहीं है, और वो चीजें जब हमारे पास आ जाती है तो वो इम्प्योर हो जाती है, वह अशुद्ध हो जाती है।
तो ऐसे पदार्थ जब हमारे वायुमंडल में बढ़ जाते हैं तो गैसों के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, और ऐसी स्थिति में जो संपूर्ण व्यवस्था है हमारे इन्वायरमेंट की, वह बदल जाती है। और उसका प्रभाव ये होता है कि हमारी जितनी भी जो वनस्पति है, हमारे जितने भी वायु पृथ्वी मंडल पर रहने वाले जीव जंतु हैं, मानव समुदाय है, उनके सभी के ऊपर, उनके स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। अब ये जो दुष्प्रभाव है, इन दुष्प्रभावों को हम कैसे पता करें, या इसको कैसे दुष्प्रभावों को दूर करें, इन सभी तथ्यों का अध्ययन हम वायु प्रदूषण वाले टॉपिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब ये जो विषय है वैसे इन्वायरमेंट का विषय है, और इन्वायरमेंट है वो हमारी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पृथ्वी से जुड़े हुए पर्यावरणीय मुद्दों की बात करते हैं। तो पृथ्वी से जुड़े हुए पर्यावरणीय मुद्दों के अंतर्गत आपका वायु प्रदूषण भी शामिल किया जाता है। तो वायु प्रदूषण की प्रकृति, यानी वह किस प्रकार का होता है, कहाँ तक उसका फैलाव होता है, उसका परिमाण कितना होता है, ये कई कारकों पर निर्भर करता है। यानी प्रदूषण कितना होगा, कहाँ तक होगा, कितनी मात्रा में होगा, ये डिपेंड करता है वायुमंडल में प्रदूषकों को बने रहने की अवधि। देखिएगा, ये स्वशुद्धिकरण करता है। स्वशुद्धिकरण का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति जो है अपनी घर की सफाई दिन भर में करता है, लेकिन अगर उस घर में कुछ ऐसे बच्चे हो जो बहुत ज्यादा कचरा करते हैं, तो झाड़ू निकालने वाला तो एक बार झाड़ू निकालेगा, और वो साफ करके जैसे ही कचरा बाहर फेंकेगा, तो बाकी जैसे ही साफ होता है पीछे पीछे वो लग जाते हैं वापस कचरा बिखेरने में। तो ऐसी स्थिति में वहां पर कचरा बना रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो प्रदूषक है तो उस कचरे को ही करना। अब वो कचरा है आपने डस्टबिन के अंदर डाल दिया, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वो डस्टबिन से भी उस कचरे को बाहर लाकर वापस डाल देते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रदूषक कितने समय तक बने रहेंगे, ये प्रभावित करता है वायुमंडल के अंतर्गत वायु प्रदूषण। फिर हम बात करते हैं कि उस कचरे का स्रोत कौन सा। हम वायुमंडल की बात कर रहे हैं और घर के उदाहरणों के साथ उसको जान रहे हैं। अब स्रोत कौन सा है कि कचरा कहाँ से आया, तो कचरा तो एक तो आ गया है कि वायु के साथ उड़कर आ रहा है, तो वो कचरा वायुमंडल में कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। ये वो कचरा है जो हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के साथ ये पाया जाता है। तो स्रोत क्या है, और वायुमंडल के अंतर्गत जो इम्प्योरिटी है या अशुद्धियां हैं वो तो गैस के रूप में मिलती हैं। और ये गैसें कहाँ से आती हैं, तो हम किसी प्रकार से किसी जीवाश्म को जलाएंगे, धुआं करेंगे, या जितने भी जो अलग अलग प्रकार के जो सोर्स होते हैं उस पर ये डिपेंड करता है। कचरा ज्यादा होगा, ज्यादा जलाओगे तो ज्यादा प्रदूषण होगा। तो ये डिपेंड करता है वहां पर प्रदूषण किस प्रकार से बना रहता है। अब वायुमंडल में सहने के अतिरिक्त इसका कोई तात्कालिक विकल्प नहीं। यानी वायुमंडल कह दे कि नहीं, अब मैं कचरा नहीं लूंगा, अब मैं फुल हो चुका हूं, इतना कचरा मेरे से नहीं उठाया जाएगा, तो वायु के अंतर्गत इस प्रकार की कोई ऐसी क्षमता नहीं होती है। वो बेचारे अब जितना भी आता है उसको ग्रहण कर लेता है कि ठीक है आप कचरा बिखेरते रहो, मेरा काम है कचरे को निकालना। तो इस प्रकार से वायु प्रदूषण को सहने के अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं है। जैसे कि हमने बच्चों के संदर्भ में कहा कि कोई बच्चे घर के अंदर कचरा बिखेरते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उन बच्चों को घर से बाहर निकाल दें कि ये ना तो बच्चे रहेंगे और न ही कचरा रहेगा। तो ऐसा कोई तात्कालिक विकल्प तो है नहीं। फिर भी यदि जैसे कि कहा है कि यदि आप भूखे और प्यासे हैं तो घर जाकर स्वच्छ भोजन और जल ले सकते हैं, लेकिन यदि वायु प्रदूषित है तो आपको उसी स्थान पर उसे लेने के लिए बाध्य हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप पाली में गए और पाली में जैसे ही प्रवेश करते हैं हम सांस लेना बंद कर दे कि नहीं भाई हम सांस नहीं लेंगे, यहाँ तो प्रदूषण है। तो यह एक ऐसा प्रदूषण है जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से भी बाध्य नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का बाध्य नहीं का तो हो गया कि भारत में जो प्रदूषण होता है, जैसे कि अगर हम बात करें
कि पंजाब की खेतों के अंतर्गत जो कचरा जलाया गया, जिसे हम खाकला या भूसी कहते हैं, ये चावल की और जो गेहूं का जो कचरा बच जाता है उसको जलाया गया, तो उससे परेशान नासा वाले हो गए कि भाई ये कचरा आप वहां पर जला रहे हो, तो ये कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो है नहीं कि आपके भारत में जो कचरा जलाओगे तो उसका धुआं भारत में ही रहेगा, तो धुआं तो हवा के साथ बहकर कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से कहा गया कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण के तौर पर देखें तो ओजोन गैस का जो न्यूनीकरण हुआ या जो छिद्रीकरण की जो ओजोन डिप्लीशन को हम पढ़ते हैं, तो उसका पता कहाँ लगा, अंटार्कटिका पर पता चला। अब अंटार्कटिका एकदम बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, और बर्फ के ढके हुए क्षेत्र पर वहां पर किसी प्रकार की कोई इंडस्ट्री नहीं है, मानव वहां पर रहता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पर, ओजोन क्षेत्र का कहाँ पता लगा, अंटार्कटिका में पता लगा। अब अंटार्कटिका में वो हानिकारक गैसें कहाँ गई, वहां पर छेद क्यों हुआ। तो कहा इस प्रकार से जा सकता है कि जो गैसें हैं उन गैसों की कोई सीमा नहीं है, वो उड़कर कहीं पर भी जा सकती है। इसी प्रकार से ऋग्वेद का एक वाक्य लिखा हुआ है, ओम वात आवात भेषज शुभोमय, यानी हम भुनो हरे प्राण आयुषाय तारिक, अर्थात वायु हमें ऐसी औषधि प्रदान करे जो हमारे हृदय के लिए शांति कारक, आरोग्य कारक तथा हमारी आयु को बढ़ाए। हम प्रदूषक युक्त वायु प्राप्त नहीं करें, इस प्रकार से हमें वायु का शुद्धिकरण करना चाहिए। अब देखिएगा, हमने कहा कि जलाने से, अब कई ऐसे लोग भी होते हैं जो इस प्रकार से कहते हैं कि भाई जो यज्ञ वगैरह जो होते हैं उससे जो धुआं निकलता है उससे भी वायु प्रदूषण होता है। अगर ऐसा ही कुछ होता है तो प्राचीन समय में तो यज्ञ बहुत ज्यादा हुआ करते थे, डेली हुआ करते थे, लेकिन वायु प्रदूषण नहीं होता था। लेकिन जो यज्ञ से निकलने वाला जो धुआं या यज्ञ पवित्र जो धुआं होता है उसका जो महत्व है वो अलग प्रकार से, यानी वो धुआं होता है वो वायु को प्रदूषित न करके वायु के अंतर्गत जो हानिकारक जो जीव होते हैं उनको नष्ट करने में अपना काफी महत्वपूर्ण योग निभाता है। यही कारण होता है कि जब भी हम मकान बनाते हैं या कोई भी ऐसा शुभ कार्य करते हैं तो उस शुभ कार्य को करने से पहले हम यज्ञ करते हैं। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि वायु का जो शुद्धिकरण है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। अब वायु प्रदूषण का अर्थ एवं परिभाषा अब बढ़ते हैं। ये तो एक प्रीव्यू था कि किस प्रकार से हम इसके बारे में वायु प्रदूषण क्या होता है। अब वायु प्रदूषण का अर्थ, मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। तो वायु प्रदूषण का अर्थ क्या है, तो वायु प्रदूषण प्राकृतिक गुणवत्ता में प्रतिकूल परिवर्तन। अब देखिएगा कि वायु की प्राकृतिक गुणवत्ता, वायु की प्राकृतिक गुणवत्ता का अर्थ ये हुआ कि वायु के अंतर्गत जो नेचुरली जो गुडनेस पाई जाती है, जो प्योरनेस पाई जाती है, उसमें प्रतिकूल, प्रतिकूल का अर्थ हो गया कि उसमें वो परिवर्तन होना जो उसके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तो इस प्रकार के प्रतिकूल जो परिवर्तन होते हैं, जैसे कि वायु के अंतर्गत हमने जैसे कि पानी का उदाहरण लिया, तो शुद्ध पानी क्या है, तो पानी एकदम कह सकते हैं एकदम साफ सुथरा हो, पानी के अंदर किसी प्रकार का कोई कचरा ना हो, पानी के अंतर्गत कोई तेल का अंश ना हो, पानी के अंदर किसी प्रकार की स्मेल ना हो, तो उस पानी को हम अमूमन साफ पानी और पीने योग्य पानी कहते हैं। पानी के अंदर खारापन नहीं हो, पानी के अंदर खट्टापन ना हो। अब पानी के अंदर खट्टापन ना हो या पानी के अंदर खारापन ना हो, ये चीज डिपेंड करती है उसकी पीएच स्केल पर। अब पीएच स्केल क्या होता है, तो पीएच स्केल को हम काउंट करते हैं, जैसे कि इसका जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। अब 7 जो है होता है, अब पीएच स्केल मिट्टी का भी होता है, हर प्रकार से देखा जा सकता है, एक तरफ प्लस जाएगा एक तरफ माइनस जाएगा, यानी लगभग 14 तक ये ले जाया जा सकता है और एक 0। अब 7 से कम है या 7 से ज्यादा है, तो 7 से कम है तो खट्टा है, 7 से ज्यादा है तो खरा है।
तो इस प्रकार से इसको हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि इस तरफ जाएगा तो एल्कलाइन कहलाएगा और यहाँ पर जाएगा तो सलाइन कहलाएगा, यानी खारा पानी कहलाएगा। तो अगर पानी के अंदर जो प्राकृतिक गुणवत्ता है उसमें कोई प्रतिकूल जो परिवर्तन नहीं होने चाहिए वो परिवर्तन हो जाते हैं, उसमें अशुद्धियां पहुंच जाती है, तो उसे हम वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। वायु के भौतिक यानी फिजिकल, रासायनिक यानी केमिकल या जैविक गुणों में, यानी उसके अंदर कुछ कुछ सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, में ऐसा कोई भी परिवर्तन जो ऋणात्मक हो तथा जिसके द्वारा स्वयं मनुष्य तथा अन्य जीवों की जीवन परिस्थितियों एवं सांस्कृतिक संपत्ति को नुकसान हो, उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। देखिएगा, अब हम इसको समझते हैं कि ये क्या कहा गया है। तो जिस प्रकार से कहा गया है कि कलर चेंज करते हैं हम, कहा गया है कि वायु का जो संगठन है उस संगठन में कोई ऐसा परिवर्तन आए या कमी आए जिससे मनुष्य को तकलीफ हो, जीव जंतुओं को तकलीफ हो, या विभिन्न जो परिस्थितियां है उसमें कुछ परिवर्तन आए और सांस्कृतिक संपत्ति को नुकसान आए। सांस्कृतिक संपत्ति का नुकसान होता है कि हवा के अंतर्गत, जैसे कि हमने एसिड रेन को देखा था, तो एसिड रेन में क्या था कि जो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वह हवा के साथ मिक्स हो गया और वो सल्फ्यूरिक एसिड जाके हमारी घरों की दीवारों पर चिपक गया। जो सल्फ्यूरिक एसिड, यानी हमने जब एसिड को पढ़ा था तो वह एसिड दो प्रकार से पढ़ा था कि वह सूखे रूप में और गीले रूप में दोनों प्रकार से पाया जाता है। अब जो सूखे रूप में जो एसिड के जो कण थे वो दीवार पर चिपक गए। अब चिपकने के बाद जब पानी बारिश के समय गिरा तो वो जो एसिड के जो तत्व थे वो एक्टिव हो गए और उसने उस दीवार को धीरे धीरे खोखला करना शुरू किया। हमारी दीवारों के अंदर से उसने उसकी जो संगठन है उसको कमजोर कर दिया। तो इस प्रकार से जो वायु का जो प्रदूषण है वह न केवल जीव जंतुओं और न केवल मनुष्य को प्रभावित करता है, बल्कि हमारी जो सांस्कृतिक संपत्ति है, हमारी जो बिल्डिंग है, हमारे मंदिर, मस्जिद, रोड, पुल, जहाज, बस, गाड़ियां, सभी को प्रभावित करता है। तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। अब कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे पार्किंस हेनरी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब वायुमंडल में बाह्य स्रोतों यानी बाहरी स्रोतों से विविध प्रदूषक जैसे कि धूल, गैस, दुर्गंध, धुंध, धुआं इतनी अधिक मात्रा में उपस्थित हो, हालांकि ये उपस्थित होते हैं, लेकिन प्रदूषक तब कहलाएंगे जब वह उसको दूषित कर लेते हैं। कम मात्रा में तो ठीक है, इतनी अधिक मात्रा में उपस्थित हो जाए कि उससे वायु के नैसर्गिक गुण में अंतर आ जाए। नैसर्गिक गुण का अर्थ हो गया है कि जो प्राकृतिक तौर पर वायु में जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो विशेषताएं बदल जाए। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो गुणवत्ता है वह कम हो जाएगी, और जब गुणवत्ता कम हो जाएगी तो उससे मानव का स्वास्थ्य, उसका जो सुखी जीवन और संपत्ति का नुकसान होने लगता है। अब देखिएगा, मानव का स्वास्थ्य, जैसे कि हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और जैसे ही हमने सांस ली और ऑक्सीजन के साथ उसमें कार्बन भी चला गया, उसमें सल्फर की मात्रा चली गई, कुछ मीथेन की मात्रा चली गई, तो हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। ओजोन को देख लिया आप, विभिन्न गैसों को इसके बारे में देख सकते हैं। सुखी जीवन का अर्थ होता है कि जीवन में अगर किसी प्रकार का इस प्रकार की समस्याएं अगर आती है, तो समस्याएं जब आएगी तो हमारा जीवन डिस्टर्ब होगा, हम सुखी पूर्ण जीवन
सुखपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। जैसे कि कोरोना के काल के अंदर देखिएगा कि ऑक्सीजन, और हम कह रहे हैं कि जो कोरोना का जो वायरस है वो हवा के अंदर घुल गए। तो अगर कोरोना का वायरस हवा के अंदर घुल चुका है, तो ऐसी स्थिति में जब हम उस हवा को ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन सुखी कैसे रह सकता है। संपत्ति का नुकसान, जो इम्प्योरिटीज है हवा के अंदर घुल चुकी है, वह हमारी दीवारों से चिपक कर, हमारी सांस्कृतिक भूदृश्य पर चिपक कर उसकी अंदर नुकसान लाने की कोशिश करेगी। जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आ जाए। हम 100 साल के जीते थे और अभी 58, 59, 60 में ही हम मृत्यु को पार कर लेते। कारण, क्योंकि हमारी हवा शुद्ध नहीं रही है, ऐसा पार्किंस हेनरी कहते हैं। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO क्या कहता है? वो कहता है कि वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाह्य यानी बाहरी वातावरण में, यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है, मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व, यानी ऐसे तत्व जो मनुष्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं, वे तत्व सघन बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं, तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। उन परिस्थितियों तक सीमित रहता है, यानी वायु प्रदूषण उस परिस्थितियों तक सीमित रहता है जहां बाहरी, यानी जो तत्व वायुमंडल में नहीं होने चाहिए, वो वायुमंडल में दूषित पदार्थों या प्रदूषकों की सांद्रता, यानी उसकी जो मात्रा है, वह जीवों को हानि पहुंचाने की सीमा तक बढ़ जाता है। यानी वो तत्व इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि वह गैस जो उसके लिए कभी लाभदायक हुआ करती थी, वह अभी उसको नुकसान पहुंचाती है। लास्ट जो परिभाषा है वो की कानन। तो वायुमंडलीय संगठकों, यानी वायुमंडल में जितनी भी जो गैसें पाई जाती हैं, उन गैसों में मात्रात्मक परिवर्तन, ऑक्सीजन 21% है तो ऑक्सीजन की मात्रा 15% हो जाए, या कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है 0.03 है, वो बढ़कर 2% हो जाए, तो इस प्रकार से उसकी मात्रा में परिवर्तन अथवा एक या अधिक प्रदूषकों का बाह्य वायुमंडल में इतनी अवधि या मात्रा में प्रवेश, यानी बहुत लंबे समय तक वह वो अंदर मौजूद रहे, जब तक पर्यावरण खुद उसको साफ न करे और उसकी मात्रा में प्रवेश हो कि मानव, पादप या प्राणी जगत को हानि पहुंचाए, तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर वायु के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की इम्प्योरिटीज इस प्रकार से बढ़ जाती है कि उससे जीवन जगत और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचने लगे, तो उसे हम वायु का प्रदूषण कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।